वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आज के शो में अमेरिका की जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के लिए एक अहम नुमाइंदा शख्सियत पाकिस्तान के साथ अमेरिका के मौजूदा ताल्लुकात को कैसे देखती है और खित्ते भर को मुतासर करने वाली पाक भारत ताल्लुकात की कशीदगी के लिए दोनों मुल्कों के अंदरूनी हालात किस हद तक जिम्मेदार, एक तज्जिया। लेकिन शो में और भी बहुत कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। जिहादी तंजीमों में शमूलियत के लिए जाने वाले अमरीकी घर लौटने पर अमरीका के लिए कितना बड़ा खतरा। पाकिस्तान की महबूबा मुफ्ती को भारत के अंदर शदीद तनकीद का सामना क्यों, और कहानी एक शामी पनाहगज़ीन की जो आज एक कामयाब अमरीकी डॉक्टर है। अमेरिका के साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स की प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस वेल्स हाल ही में खित्ते का अपना दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन वापस पहुंची हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उज़्बेक सर्विस ने एम्बेसडर वेल्स से उनके दौरे और खित्ते के अहम मामलात पर अमरीकी इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जानने के लिए उनसे बात की। पाक अमरीका ताल्लुकात की तलखी के खित्ते पर पड़ने वाले असरात के हवाले से एम्बेसडर वेल्स ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम के मसले के एक अहम हिस्से के तौर पर देखता है। When it comes to Pakistan, we see Pakistan as a very important part of the solution. अमरीका की जनूबी एशिया के लिए हिकमत अमली का मकसद एक जानिब मुज़ाकरात की मेज़ पर पाकिस्तान के मुफादात की हिफाजत को यकीनी बनाना है और दूसरी जानिब तालिबान पर मुज़ाकरात में शिरकत के लिए दबाव डालना या उन्हें इसके लिए आमादा करना या फिर सहूलत फराहम करना है। Push or entice or facilitate the Taliban's own participation in a negotiation. लिहाजा मेरे ख्याल से पाकिस्तान से हमारे मौजूदा ताल्लुक को इस पैराए में नहीं लेना चाहिए कि हम इससे पीछे हटना चाहते हैं। हम तो तमाम पुरतशद्दुद इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं। To have a partnership with Pakistan against all violent extremist organizations. दूसरी तरफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से पाकिस्तान को दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने में नाकाफ़ी इक़दाम पर इदारे की ग्रे लिस्ट में डाले जाने की बहस पर हमने अमरीकी मुबसरीन से भी रद्द-ए-अमल लिया। साबिक़ अमरीकी सफ़ीर रॉबिन राफेल ने VOA से बात करते हुए कहा कि अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को FATF की लिस्ट पर डाले जाने की तजवीज़ का मकसद पाकिस्तान पर दहशतगर्द ग्रोहों के ख़िलाफ़ कार्रवाई को तेज़ करने पर दबाव डालना था और लिस्ट में शमूलियत की सूरत में पाकिस्तान के बैन अल-अक़वामी मालियाती मार्केटों से लेन देन पर यकीनन मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इसी मामले पर वाशिंगटन के थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से वाबस्ता तज्ज़ियाकार भरत गोपालास्वामी ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, आइए देखते हैं। पाकिस्तान इस लिस्ट पर ना डाले जाने के बायस शर्मिंदगी से बच गया है। इस लिस्ट पर आना किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं होता, लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि इस लिस्ट पर ना आने से पाकिस्तान इक्तिसादी और मालियाती मामलात पर पड़ने वाले मुमकिन मनफी असरात से भी बच गया है। दहशतगर्दी ही के हवाले से बात करें तो मगरब दुनिया कई बरसों से इस तशवीश में मुब्तला है कि इराक और शाम में जंगों से तजुर्बा हासिल करके लौटने वाले उनके शहरी अपने ही मुल्कों में दहशतगर्दी फैला सकते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम ऑन एक्सट्रीमिज़म की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बाहर से इराक और शाम में जाकर लड़ने वालों में 5 से 6 हज़ार अस्करियत पसंदों का ताल्लुक मगरबी ममालिक से है और उनकी अक्सरियत यूरोपीय ममालिक से है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में यूरोप में होने वाले चंद दहशतगर्द हमलों में भी यही वतन वापस लौटने वाले अस्करियत पसंद मुलविस हैं। इस रिपोर्ट की मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नदीम याकूब। नदीम, अमेरिका के हवाले से इस रिपोर्ट की क्या तफसीलात हैं? अमेरिका से जो 250 से 300 अफराद इराक और शाम लड़ने के लिए गए, उनमें अमरीकी शहरी और मुस्तकिल रहायशी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन ममालिक से वापस अमरीका लौटने वाले मुसलमान अस्करियत पसंदों से बज़ाहिर दहशतगर्दी का कोई फौरी ख़तरा नहीं है। इदारे की तहकीक के मुताबिक अब तक 64 अमरीकी अलकायदा और दाइश की मदद और उनके हमरा लड़ने के लिए इराक और शाम गए। 64 में से 12 अफराद के वापस लौटने की तस्दीक हुई है। इनमें से 9 को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। जो 64 अफराद अमरीका से बाहर जाने में कामयाब हुए, उनमें से 22 के बारे में ख्याल है कि वो शाम और इराक में हलाक हो गए। बाकी 28 का अता पता मालूम नहीं। इन अफराद में से किसी ने भी अमरीकी सरजमीन पर कोई कामयाब हमला नहीं किया। ताहम वापस आने वालों में से सिर्फ एक शख्स ने अमरीका में हमला करने का मंसूबा बनाया। ओहायो के 23 साला सोमाली निजात अब्दी रहमान शेख मोहम्मद को फरवरी 2015 में गिरफ्तार किया गया। उसे दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने पर 22 साल कैद की सज़ा दी गई। ये तो मालूम नहीं कि कितने अमरीकी शहरियों ने जहाद के लिए अमरीका से बाहर सफ़र किया, मगर जिन अफराद ने शाम जाने की कोशिश की उनमें से सब कामयाब नहीं हुए।
इनमें से 50 को मुल्क छोड़ने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। नदीम, क्या वजह है कि अमेरिका वापस आने वाले अस्करियत पसंदों से मुल्क के अंदर किसी हमलों का ख़तरा कम है? पहली बात तो ये है साकिब के फासले के अतबार से यूरोप जो है वो शाम और इराक़ के करीब है, अमेरिका ज़रा फासले में ज़्यादा है, इसलिए कम लोग यहाँ से जा सके और वापस आ सके। जो दूसरी बात है वो ये है कि चूँकि बहुत कम तादाद में लोग जो हैं यहाँ से शाम और इराक़ गए, इसलिए अमरीकी हसास इदारों के लिए ये मुमकिन है कि वो बहुत आसानी से इन लोगों पर नज़र रख सके और इनकी निगरानी कर सके। जी सागर। थैंक यू नदीम फॉर द डिटेल्स ऑन दिस रिपोर्ट। हाल ही में भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा बातचीत शुरू करने की वकालत करके भारत में सियासी हलचल पैदा कर दी, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान 3 साल से जारी इस तनाव के माहौल में क्या डायलॉग शुरू होने की कोई सूरत नज़र आ रही है? इसी हवाले से देखते हैं दिल्ली से रितुल जोशी की ये रिपोर्ट। भारतीय सियासत की दो सबसे बड़ी मुखालिफ जमातों बीजेपी और कांग्रेस के लहजे और जबान को जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती के एक बयान ने एक सा कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते जम्मू के सुंजवान मिलिट्री कैंप पर हुए दहशतगर्द हमले के बाद महबूबा मुफ्ती ने रियासत में खून खराबा रोकने के लिए पाकिस्तान से बातचीत को ही वाहिद रास्ता करार दिया। पाकिस्तान जाकर के सुषमा स्वराज जी ने एक कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग के लिए भी हमने बात किया था, पर लेकिन बदले में हमें क्या मिला था? पठानकोट मिला था, उरी मिला था। जब तक ये घटनाएं होती रहेगी हम बातचीत नहीं करेंगे। क्या लगातार पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई द्वारा भारत के खिलाफ उग्रवादियों के माध्यम से षड्यंत्र करवाते हुए मीनिंगफुल या सार्थक बातचीत हो सकती है? 2015 के बाद से भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत का सिलसिला रुका हुआ है। हालांकि दिसंबर 2017 में बैंकॉक में दोनों मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान मुलाकात हुई, लेकिन फिर खामोशी छा गई। भारतीय हुकूमत का कहना है कि 2017 में पाकिस्तान की तरफ से 771 बार सीज फायर के खिलाफ वर्जी की गई, जबकि पाकिस्तान कहता है कि वायलेशंस भारत की तरफ से हुए, वो भी 1300 बार, जिसमें 52 लोगों की जान गई। We've had lives being lost. जानों का ज़िया हुआ है। दोनों जानिब के फौजी भी और सरहद के साथ रहने वाले शहरी भी हलाक हुए हैं। ये जो जवाबी कार्रवाई करने का रुझान है, इसमें डायलॉग की उम्मीद नहीं की जा सकती। No light of any dialogue. भारत के लिए बड़ा मुश्किल होगा अगर वो खुद ही डायलॉग प्रोसेस कर रहा है, तो वो कैसे डिप्लोमेटिकली इस बात को ग्लोबली ले जाएगा? आप अपने पार्टनर्स या अपने फ्रेंड्स और सपोर्टर्स से कैसे कहेंगे कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जाए, अगर आप खुद ही बातचीत करें? भारत के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से सरहदी दरअंदाजी के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जम्मू और कश्मीर के मिलिट्री कैंप्स पर हुए तमाम दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार भी भारत पाकिस्तान को ही ठहराता है। चंद महीने बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं और 2019 में भारत के जनरल इलेक्शन से पहले कई स्टेट्स में भी इलेक्शन होंगे। सियासी हलचल के इस दौर में तल्खी और बयानबाजी में कुछ कमी आ जाए, इसके आसार कम ही बनते हैं। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। पाकिस्तान और भारत के अंदरूनी हालात दोनों के आपस के ताल्लुकात के बिगाड़ के लिए किस हद तक जिम्मेदार हैं? इनके इस ताल्लुकात की ये खराबी बाकी खित्ते को किस तरह मुतासर कर रही है? इस बारे में बात करेंगे। वाशिंगटन में कंसल्टिंग फर्म अल्ब्राइट स्टोनब्रिज ग्रुप में भारत और जनूबी एशिया माहिर के तज्ज़ियाकार उज़ैर यूनुस है। उज़ैर, वेलकम टू व्यू 360। पहला सवाल तो ये है कि आपने रिपोर्ट भी देखी दिल्ली से महबूबा मुफ्ती के बयान पर जो रद्दअमल आया, तो क्या अगर भारत में कोई और हुकूमत होती तो रद्दअमल शायद मुख्तलिफ होता? देखिए, रद्दअमल एक तरफ है, बातचीत करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मसला पाकिस्तान की तरफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर गैर इस्तेकाम है। और जब तक पाकिस्तान की अंदरूनी तौर पे हुकूमत एक और लीडरान एक पेज पर नहीं होंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान में एक पॉलिसी नहीं बन सकेगी, जिसकी वजह से महबूबा मुफ्ती या कोई और हुकूमत भारत के अंदर चाहे बातचीत करना चाहे या ना चाहे, पाकिस्तान की पॉलिसी कमज़ोर रहेगी, जिसकी वजह से बातचीत का मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा। अंदरूनी हालात पाकिस्तान की आपने बात की कमज़ोर हैं, हुकूमत भी कमज़ोर है, तो इलेक्शंस भी होने वाले हैं पाकिस्तान में और भारत में भी इस साल बहुत सी स्टेट में इलेक्शन होंगे, जैसा कि हमने रिपोर्ट में देखा। तो इन दोनों मुल्कों के अंदरूनी हालात और इलेक्शंस का कोई कनेक्शन देखते हैं आप? इस इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर होंगे और भारत में उसके बाद अगले साल 2019 में जनरल इलेक्शंस होंगे।
تب تک جو ہے دونوں طرف پالیسی ایک پیج پر نہیں ہوگی، کیونکہ اگر پاکستان بات چیت کرنا بھی چاہے تو الیکشن کے ماحول کے اندر بی جے پی کی حکومت بات کرنا نہیں چاہے گی، اور پاکستان کے اندر جو سول ملٹری اور آپس میں پالیسی کے جو تعلقات ہیں لیڈران کے، وہ جب تک ایک پیج پر نہیں آئیں گے تب تک پارلیمان کے اندر اس پہ بحث نہیں ہوگی اور ایک پالیسی مضبوط اور مستحکم پالیسی جو ہے وہ نہیں بن سکے گی۔ لیکن اگر ہم بھارت کی بات کریں تو نریندر مودی کو ایک ایسے لیڈر کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو مضبوط فیصلے کر سکتے ہیں، مشکل فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس حوالے سے کوئی زیادہ بات نہیں کی۔ انہوں نے شروع میں بات کی، وہ آئے، پاکستان بھی آئے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو دعوت بھی دی دلی کے اندر آنے کی، لیکن اس کے بعد جو ہے تعلقات کشیدگی کی طرف چلے گئے۔ پاکستان کشمیر کے اندر جو ہے وہ وائلنس جو ہے وہ بڑھتا رہا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی پریشر تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، تو نواز شریف صاحب نے بھی کوشش کی، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، اور مودی صاحب جو ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان دونوں پر اندرونی طور پہ دباؤ بہت زیادہ ہے۔ تو پاکستان کے ایک کمزور حکومت کو بھی آپ ایک وجہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان کی فورن پالیسی پر فوج کا کنٹرول اور دباؤ بڑھا ہے، تو ان حالات کو آپ پاک بھارت تعلقات پر اثر پڑتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اس کی وجہ یہ کہ بھارت جو ہے دلی سے اگر کوئی دیکھے گا کہ پاکستان کے اندر فوج جو ہے وہ فورن پالیسی پہ قابض ہے، اس کی وجہ سے وہ جو ہے پاکستان سے یا حکومت سے بات نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ ان کا بلیف یہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سول ادارے تو بات کرنے پہ رضامند ہوں گے، لیکن فوج جو ہے وہ اس پہ کبھی رضامند نہیں ہوئی، اور جب تک ان دونوں کے آپس کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے تب تک بھارت کا ماننا یہ ہوگا کہ بات چیت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر جو حالیہ حالات ہے جس میں FATF کا ذکر کرنا بھی میں ضروری سمجھوں گا کہ اس میں اگر دیکھا جائے پاکستان کے نام کی شمولیت پر یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ امریکہ بھارت کی زیادہ سن رہا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ فیصلہ ہونا ضروری ہے کہ لشکر طیبہ، جماعت الجاوا جیسے گروپ یا حافظ سعید جیسے لوگوں کے ساتھ کس طرح نمٹنا چاہیے، اور جب تک پاکستان دنیا کو اس بات پہ کنونس نہیں کر سکے گا کہ وہ کمیٹڈ ہے ان سے نمٹنے کے لیے، تب تک FATF جیسے ایشوز آتے رہیں گے۔ بھارت کی لابنگ فورس تو یہاں اگر آپ کہہ لیں کہ مضبوط ہے یا نہیں ہے، لیکن امریکہ خود بھی اس پہ پریشر رکھے گا، اور صرف امریکہ نہیں بلکہ دیگر ممالک جن میں چین بھی شامل ہے، وہ بھی پاکستان کو چاہے گا کہ وہ ان گروہوں سے نمٹنے کی بھرپور کوشش کرے۔ تو ان حالات میں پاکستان جہاں ایک کمزور حکومت ہے، الیکشنز بھی ہونے والے ہیں، پاکستان کو کیا کرنا ہوگا فیوچر میں، اور بھارت کی طرف سے آپ کیا رد عمل دیکھیں گے آنے والے وقت میں؟ جی، میرے نزدیک تو پہلا قدم پاکستان کو اٹھانا چاہیے کہ وہ ان گروپوں کے ساتھ نمٹنے کی بھرپور کوشش کرے، جو کیسز چل رہے ہیں ان کو منطقی انجام تک لے کر جائے، اور دوسرا میرا ماننا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو چاہیے کہ تجارت کو فروغ دیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں کہ کئی ممالک نے اپنے مسائل کو حل کیے ہیں تجارت کی بنیاد پر۔ اس میں فرانس اور جرمنی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد، جنہوں نے کوئلے اور اسٹیل کی تجارت کرنا شروع کی، جس نے بنیاد رکھی یورپین یونین کی، اور آج یورپ کے خطے میں امن ہے۔ تو پاکستان اور بھارت کو بھی چاہیے کہ تجارت کو فروغ دیں، جن کی وجہ سے بات چیت کا معاملہ آگے بڑھے گا۔ تو اقتصادی طور پر بھی پاکستان کو بہتر فیصلے کرنے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ بالکل بالکل۔ عزیر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ۔ تھینک یو۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے صحت، ٹیکنالوجی اور انٹرٹینمنٹ کے موضوعات پر بھی کئی دلچسپ ویڈیوز اور معلوماتی مضامین موجود ہیں۔ اور پروگرام میں آگے چل کر آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے شامی پناہ گزین سے جو آج امریکہ میں ایک کامیاب ڈاکٹر کی زندگی گزار رہا ہے اور ضرورت مندوں کی مدد بھی کر رہا ہے، اور پاکستان میں پیتل اور تانبے سے بنی ہینڈی کرافٹ کی صنعت کے زوال میں لوہے کا کیا کردار ہے، اس پر بھی ایک رپورٹ شامل ہے۔ لیکن پہلے نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبروں پر ورلڈ ویو میں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کا نتیجہ شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کے خاتمے کی صورت میں نکلنا چاہیے۔ جنوبی کوریا کے صدارتی آفس سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا تھا کہ شمالی کورین حکام امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے رضامند ہیں، جبکہ جنوبی کورین صدر نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ اور شمالی کوریا کو مذاکرات کے لیے فضا سازگار بنانے کی خاطر کشیدگی میں کمی لانی ہوگی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرش نے زور دیا ہے کہ شام میں تمام پارٹیاں اقوام متحدہ میں منظور کی جانے والی 30 دن کی جنگ بندی کی قرارداد کا احترام کریں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی قرارداد کے باوجود غوطہ میں گولہ باری پیر کے روز بھی جاری رہی۔ انہوں نے شام کو ذبیحہ خانہ قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ چین، روس اور امریکہ اس معاملے میں ویٹو کا استعمال کریں۔
यरूशलेम में मसीही पादरियों ने मसीहत के मुकद्दस तरीन मकामात में से एक कनीसतुल क़यामा के दरवाज़ों को बंद कर दिया है। पादरियों की जानिब से इक़दाम इसराइल की जानिब से इलाके में टैक्स पॉलिसी और प्रॉपर्टी के नए कवानीन के खिलाफ एहतजाजन उठाया गया। मसीही मजहबी अकीदे के मुताबिक होली सेपुल्क्र में हज़रत ईसा को पहली बार दफन किया गया और उन्हें वहीं से उठाया गया। जनूबी कोरिया में विंटर ओलंपिक्स की ख़त्मी तकरीब के बाद 2022 में चीन में होने वाली अगली विंटर ओलंपिक्स के हवाले से ख़ुसूसी परफॉर्मेंस का इनकाद किया गया। मुजाहिरे का मकसद दुनिया भर के ममालिक को ओलंपिक्स में शिरकत की दावत देना था। परफॉर्मेंस में ओलंपिक्स का हिस्सा बनने वाले खेलों की झलक को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। चलते हैं अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा के एक अस्पताल में और मिलते हैं डॉक्टर हेवल मोहम्मद कैली से, जिनकी कहानी बज़ाहिर इंतहाई गुर्बत से अमारत तक पहुंचने की है, लेकिन इसमें एक दिलचस्प मोड़ भी है, क्योंकि एक वक्त था जब डॉक्टर हेवल मोहम्मद अमेरिका में एक पनाह गज़ीन की हैसियत से आए थे और उनके वालिदैन के पास इलाज कराने तक के वसाइल नहीं थे। उनकी कहानी आइए देखते हैं। इतवार के रोज़ कार्डियोलॉजिस्ट हेवल मोहम्मद कैली आपको एटलांटा जॉर्जिया के कम्युनिटी हॉस्पिटल में मिलेंगे, जहां वो ऐसे लोगों के लिए जिनके पास इंश्योरेंस नहीं अपनी खिदमात मुफ्त फराहम करते हैं, और ऐसा करके वो कहते हैं उन्हें तस्कीन मिलती है। जब मैं यहाँ पनाहगज़ीन के तौर पर आया तो मुझे याद है मेरे वालिदैन के पास इंश्योरेंस नहीं थी। अब मैं इन्हीं लोगों की मदद करने के लिए यहाँ आता हूँ जो मेरे माँ बाप की तरह हैं। यहाँ मैं बहुत से कुर्द, अरब और पनाहगज़ीनों को इलाज फराहम करता हूँ। मुझे लगता है जैसे मैं अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा हूँ। इसी तरह 15 बरस पहले उनकी भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी। हेवल कैली एक टीनेजर ही थे जब उन्हें और उनके खानदान को कुर्दों के साथ होने वाले मजालिम से बचने के लिए अमेरिका के शहर एटलांटा में पनाह लेनी पड़ी। मैं बहुत गरीब मोहल्ले में रहता था। वहाँ जब किसी को हार्ट अटैक होता था या कोई इंतकाल कर जाता था तो तभी एम्बुलेंस आती थी। बड़े होते हुए ये मेरे साथ रहा और फिर मुझे लगा कि मुझे वापस जाकर वहाँ मदद करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले उन्हें एक नए मुल्क में अपने खानदान की मदद करने के लिए इस रेस्टोरेंट में बर्तन धोने और फर्श साफ करने पड़े, जिससे उन्हें इतने पैसे मिल जाते थे कि वो अपनी वालिद की मदद कर पाते थे, जो शाम की पुलिस के हाथों माजूर हो गए थे। उनकी वालदा ने कभी काम नहीं किया था और भाई अभी छोटा था। शुरू में हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे। हेवल के वालिद बीमार थे। हमारा दूसरा बेटा मोहम्मद सिर्फ 14 साल का था और हेवल 17 बरस का। 3 माह के बाद हमारे पास कोई मदद नहीं थी। मुझे सिर्फ उनके मुस्तकबिल और तालीम की फिक्र थी। मैं सिर्फ हेवल से ये चाहती थी कि वो पढ़े और डॉक्टर बने। और ये सब करने के बाद अब भी हेवल अपनी कम्युनिटी की मदद कर रहे हैं। उनकी मदद के बगैर हमें बहुत मुश्किल होती। अब भी वो हमारी मदद करता है, हमारे बच्चों को मशवरे देता है कि मेहनत से पढ़ो और अपने ख्वाब पूरे करो। मैं डॉक्टर हेवल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और बड़े होकर उनकी तरह डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि दूसरों की मदद कर सकूँ। और आज डॉक्टर हेवल एमरी यूनिवर्सिटी में कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वो कहते हैं मैं जो पाना चाहता था मुझे मिल गया, अब वक्त है देने का। सॉलिड इमेजर के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। पाकिस्तान में तांबे और पीतल से बनने वाले हैंडीक्राफ्ट्स बैरून मुल्क नवादरात की हैसियत रखते हैं, मगर अब इस फन की कदर हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है, जो इससे वाबस्ता अफराद के लिए तशवीश से कम नहीं, क्योंकि ज़वाल पजीरे के बाइस महंगी धातों के हैंडीक्राफ्ट की जगह अब लोहे और स्टील से बनी हैंडीक्राफ्ट ले रही हैं। देखते हैं लाहौर से ये रिपोर्ट। कॉपर और बरास का हर नमूना मुख्तलिफ मरहलों से गुजर कर बनता है।
पहले धात को भट्टी में पकाया जाता है, मतलूबा साइज और शक्ल देकर फनपारे का नक्शा खींचा जाता है, फिर काट और तराश के मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर मनचाही शक्ल में ढाल लिया जाता है। इन दस्तकारियों की इनफरादियत के बाइस बैरूने मुल्क इन्हें नवादरात की हैसियत हासिल है। बनाने वालों को अपने काम पर फख्र जरूर है, लेकिन इस फन की हौसला शिकनी और कम मुआवजा कारीगरों को मायूस कर रहा है। काम पहले ज़्यादा होता था बहुत, और अब ज़रा काम जो है ना कम है। काम जो है ना चाइना की वजह से बहुत डाउन हो गया है। वो सस्ता है, हमारा काम महंगा होता है, इसलिए लोग कम खरीदते हैं। हमारे काम पे भी असर पड़ा हुआ है बहुत। मजदूरी कर रहे हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। ये जो असल जो बात है वो बस सरमायादारों के हाथ में है सारा कुछ। मैंने अपने किसी बच्चे को इस लाइन में नहीं डाला। उजरत नहीं मिलती, इसलिए ये लोग काम छोड़ते जा रहे हैं। नई आदमी आने की कोशिश नहीं करता इस काम में, जो भी है ना पुराने काम कर रहे हैं बस। पहले 200-300 रुपए किलो बरास होता था, तो कोई 1000 रुपए का माल लाता था तो अपना काम कर लेता था। अब 1000 रुपए किलो बरास है। पीतल में सामान बनता था वो लोहे में बनना शुरू हो गया, सिल्वर में बनना शुरू हो गया। वो भी चंद लोग हैं वो ये लोहे का और जो है अपना सिल्वर का ये पायदार नहीं है। कॉपर बरास जो है उसकी तो अपनी शान है। बाहर के ममालिक में पाकिस्तान के हैंडीक्राफ्ट्स को खासी मकबूलियत हासिल है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बरामदी मराद मिलना बंद हुई तो ताजिर खसारे में चला गया। पहले गवर्नमेंट पाकिस्तान 18% देती थी एक्सपोर्ट के ऊपर, अब वो कुछ भी नहीं देते। अपने सोर्सेस के मुताबिक हम बाहर जाते हैं, एग्जीबिशन करते हैं और मुल्कों में करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सहूलतें ना होने की वजह से अफसर टाइप बंदे जाते हैं या चैम्बर के बंदे जाते हैं जिन्हें हैंडीक्राफ्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। इन फनपारों पर दस्ती काम करने वाले कहते हैं कि दीगर ममालिक की तरह बैरूने ममालिक जाकर उन्हें भी मुफ्त स्टॉल लगाने की सहूलत दी जाए, जहां वो अपने काम का अमली मुजाहरा करें, ताकि पाकिस्तान के दम तोड़ते हुनर को दोबारा जिंदगी मिल सके। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और जाने से पहले मिलते हैं कराची एक नौजवान से जिसने घर बैठे जापानी आर्ट ओरिगामी सीखा और उसका उस्ताद बनी इंटरनेट पर मौजूद वीडियोस। ओरिगामी आर्ट यूनिक रंगों के इम्तजाज से बने कंप्यूटराइज पेपर से बनता है और एक कागज़ को 6 दफ़ा फोल्ड किया जाता है। हर 3D ओरिगामी के पीस में इस तरह के 500 से 1000 टुकड़े लगते हैं, जैसे जिक्सा पजल बनाया जाता है। ओरिगामी आर्टिस्ट हुसैन नजमुद्दीन का कहना है कि वो इस आर्ट की 9 साल प्रैक्टिस करते रहे हैं और जिसके लिए उन्होंने गूगल से मदद ली, यूट्यूब की वीडियोस भी देखी और किताबें भी पढ़ी। हुसैन का कहना है कि लोगों को ये आर्ट इतना पसंद आता है कि वो उन्हें तरह तरह की चीज़ें बनाने का ऑर्डर देते हैं और हुसैन चाहते हैं कि वो इस काम को मुस्तकबिल में पेशे के तौर पर अपनाएं और अपने इस काम को दुनिया भर में भी लेकर जाएं। और इसके साथ ही ये था आज का व्यू 360। हमारा और आपका राब्ता कायम रहता है facebook.com/VO Urdu के पेज पर और हमारा ट्विटर हैंडल है @UrduVOA। साकिबुल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे।